गोनू झा अपने आरंभिक दिनों में बहुत गरीब थे। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उससे सूद पर 200 रुपए उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे मगर महाजन था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलकर 400 रुपए हो गए। बिना पैसे लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के फेंट में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, अब मैं अपनी अहलीला समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यह चिट्ठी महाराज के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपए लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपए देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूँ। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनेरी में बांधने लगे। महाजन के हाथ के मानो तोते उड़ गए। उसे जैसे काठ मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पाँव पकड़ लिए तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा मूल 200 रुपए लौटा दें, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपया कहाँ से दूं? मेरे पास एक धेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन यह सोचकर डर गया था कि गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और वह महाराज के कोप का भाजन बन जाएगा। डर से महाजन के प्राण सूख रहे थे। शरीर से ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है। इसीलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए, मैं मूल में से 100 रुपए और छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया। चौकी से नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपए उधार लिए थे। उसमें से आपने 100 रुपए छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपए लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है। मैं पंडित हूँ। यह शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपए शादी कराने के, 21 रुपए तिलक के,
₹21 नवग्रह शांति के तथा ₹21 गांठ बांधने के, यानी कुल ₹114 बनते हैं। अब आप यह मान ले कि आपने मुझे पंडिताई के लिए ₹100 पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे ₹14 दे दीजिएगा। अब जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। अगला दिन गोनू झा अभी जगे ही थे कि 4 नवयुवक उनके घर पहुंचे और गोनू झा के दरवाजे पर दस्तक दी। गोनू झा मन ही मन भुनभुनाए, न जाने कौन आ गया इतने सवेरे। बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी युवक खड़े हैं। देखने से बदहवास से लग रहे युवकों पर गोनू झा ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा, हमें पंडित जी से मिलना है। गोनू झा ने पूछा, पंडित जी मतलब गोनू झा? युवक ने कहा, जी हाँ, जी हाँ। गोनू झा ने कहा, मैं ही गोनू झा हूँ, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ गए। उनके इस अभिवादन से गोनू झा ने इतना तो अवश्य भाप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आए हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, यदि मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बातें करूं तो? युवकों ने विनम्रता से कहा, जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो ले। थोड़ी देर बाद ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गोनू झा ने युवकों से पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया, पंडित जी हम चारों कवि हैं। हम सबके माता पिता हम लोगों को निकटू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में गए। महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांटकर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहां से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें भाग जाने को कहा। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता के गूढ़ार्थ समझा सकते हैं। गोनू झा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनके जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? युवकों ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा। हाँ, वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। गोनू झा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो गोनू झा से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना नहीं चाहते थे।
गोनू झा समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह उत्प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है। युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा। कहा, हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वे समझ सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम निकटू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। गोनू झा ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, यह सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा, तब कविता की पहली पंक्ति बनाई। पककर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पाइयो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने गोनू झा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे, तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी। और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। पक कर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। गोनू झा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेज दिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख है, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए। दूसरी तरफ काना नाई उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, रे तुम लोग फिर यहाँ आ गए। गोनू झा ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय गोनू झा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण? जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दे तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनवाऊं, गोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी।
युवकों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पक कर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। महाराज की समझ में कुछ नहीं आया, तब उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। गोनू झा ने मुखर स्वरों में कहा, महाराज, ये पंक्तियां सामान्य नहीं है, इनसे गूढ़तम बातें ध्वनित हो रही है। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पक्कर गूलर गिर गयो वस्तुतः रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहा। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका, जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पके गूलर की तरह धराशी हो गई। लायो पी पर नारी, मंदोदरी के रुदन में यह ध्वनित होता है कि पी यानी मंदोदरी का पिया। पति अर्थात रावण पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जामन अंत न पाइयों में भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान है, अनंत है। उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज, कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ध्वस्त हो गया। महाराज उस कविता से तो नहीं, बल्कि गोनू झा द्वारा की गई विद्वतापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि गोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इन्हें लेकर दरबार में नहीं आते। ऐसा विचार कर महाराज ने युवकों को इनाम दिया। इनाम पाकर चारों युवक प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते समय इन युवकों ने जब गोनू झा का चरण स्पर्श किया, तब गोनू झा ने आशीष देने की शैली में कहा, जाओ, इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को देकर प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो। कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। युवकों के जाने के बाद गोनू झा ने काना नाई की तरफ भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हो गए।